तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। देखिए दोस्तों, आज से हम एडिटोरियल डिस्कशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले अब हम देखेंगे एडिटोरियल डिस्कशन, उसके बाद रोज हम देखेंगे प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। देखिए पेज नंबर 8 पे एडिटोरियल हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम सबसे पहला एडिटोरियल देखेंगे वो देखेंगे द रशियंस राइट। इसमें देखिए दोस्तों, इंडिया का जो बदलता रवैया है रशिया के लिए, इसको डिस्कस करेंगे, इसके पीछे रीजंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे द ट्रांसलेट वेरिएंट्स। इसमें देखिए दोस्तों, जो डाटा सिक्योरिटी को लेके, डाटा प्राइवेसी को लेके इंडिया में नया कोड बनने वाला है, तो उसी के तहत जो इंडिया कंफ्यूज है कि वो कौन कौन से लॉज अडॉप्ट करे, कहाँ कहाँ से अडॉप्ट करे, तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इस एडिटोरियल में इस बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो है सेलर बिहेवियर, जो अभी लॉ चेंज हुए हैं आपके बैंक्रप्सी कोड के अंदर, यहाँ पे हमने उसके बारे में चर्चा करी है। ठीक है, अब चलिए फिर इसको डिटेल में देखना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रशियन राइट। देखिए दोस्तों, इंडिया का धीरे धीरे यूएस के साथ आप कह सकते हो कांटेक्ट बढ़ रहा था। इंडिया और यूएस के आपस में संपर्क धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जिस वजह से हम रशिया से दूर होते जा रहे थे, जो कि हमारा इंडिया का रशिया पुराना काउंटर पार्ट है। रशिया से हमारी पुरानी दोस्ती है, पर हम जहां तक यूएस के पास जा रहे थे उतना हम रशिया से दूर हो रहे थे, और रशिया आपका जो है वो चाइना के पास आता जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इंडिया ने ये चीज भापी है कि देखिए यूएस तो अब कोई फिक्स रह ही नहीं गया है, इसका तो कोई खुद की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का जब मन में आता है वो करते हैं। देखिए अब ईरान के साथ इन्होंने डील तोड़ी, उससे भी इंडिया को नुकसान हुआ, और ऐसे ही चलते बहुत सारी चीजें देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से यूएस में बदलाव हुए हैं। तो अब यहाँ तो इंडिया को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है जो कि रशिया के साथ पहले था। रशिया कम से कम ट्रस्टफुल तो था, कम से कम फेथफुल तो था, पर अब देखिए धीरे धीरे यूएस के पास जाने से रशिया से हम दूर हो चुके हैं और रशिया चाइना के पास आ चुका है। इसी के बीच में नरेंद्र मोदी जी गए थे और वहां पे इनफॉर्मल जो मीट हुई है आपकी रशिया के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पे वही बात इस आर्टिकल में लिखी हुई है। मेन देखिए दोस्तों जो चीज है कि देखिए दोस्तों, इनफॉर्मल मीटिंग से जाने से, नरेंद्र मोदी जी के पर्सनली वहां पे मिलने से, और देखिए आपने वहां पे हग हुआ है, हैंडशेक हुआ है, आप ये पढ़ेंगे एडिटोरियल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली इन सब चीजों से मे बी इंडिया वापस रशिया के धीरे धीरे क्लोज आए। अब इसके पीछे देखिए कई रीजन। सबसे पहला रीजन तो ये कि हमने $12 मिलियन ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है, जो ऑलरेडी आप कह सकते हो कुई में है, जिससे हमारे मिलिट्री के इक्विपमेंट्स आने हैं। तो वो भी अगर हम नहीं बना के रखेंगे तो क्या पता वो भी खत्म हो जाए। और जहां तक देखिए चाइना की बात है, तो चाइना तो हमेशा से इंडिया का शत्रु रहा है, बस दिखाने के लिए अभी अच्छा बना हुआ है। अब अगर रशिया जो हमारा इकलौता अच्छा फ्रेंड हुआ करता था, वो भी चाइना का सगा हो जाएगा और हमसे अलग हो जाएगा, तो फिर इंडिया को आखिर में कौन सपोर्ट करेगा। अभी देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो था, उसमें इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी रशिया ने ही आवाज उठाई थी। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए अब क्या है कि इंडिया अपना रशिया से संबंध वापस अच्छे करने के मूड में है, और इसी के चलते नरेंद्र मोदी जी अभी रशिया गए थे। वहां पे इनफॉर्मल जो मीटिंग हुई थी वो इसीलिए हुई थी। इसके अलावा देखिए अभी कुछ दिन पहले रशिया ने पाकिस्तान को एक हेलीकॉप्टर भेजा है मिलिट्री ग्रेड का, तो इंडिया ने उसके चलते भी इंडिया को परेशानी है। देखिए क्योंकि अगर रशिया सामान बेचने लग जाएगा मिलिट्री इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को, जो कि देखिए वर्ल्ड ऑफ द मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंट्री है, उसमें रशिया का भी नाम है। और अगर रशिया पाकिस्तान को सामान बेचने लग जाएगा तो इंडिया को वहां भी दिक्कत है। तो अब इंडिया यहाँ पे इनसे अच्छे रिलेशनशिप करके वो चीज भी खत्म करना चाहेगा, बहुवाद भी अपनी रखना चाहेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों देखिए यूएस ने एक लॉ पास किया था, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्टाइजिंग थ्रू सैंक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसके तहत देखिए दोस्तों, यूएस ने नॉर्थ कोरिया, रशिया और इन सब पे देखिए सैंक्शन लगाए थे। ईरान, इन पे सैंक्शन लगा रखे थे कि जिससे आप वहां से सामान खरीद नहीं सकते, उनसे परचेज नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया ने देखिए इनफॉर्मल मीटिंग में ये बात भी वहां पे जताई होगी रशिया को कि उन्हें इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा और वो रशिया से ट्रेड करेंगे जैसे पहले करते थे। देखिए सीधी सी बात है, रशिया वर्ल्ड की एक बड़ी कंट्री है और काफी सपोर्टिव कंट्री है, काफी पावरफुल कंट्री है, तो इंडिया उससे देखिए बिल्कुल अलग भी नहीं हो सकता। और रशिया और इंडिया के पुराने रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे। यूएस तो कभी होता है कभी नहीं होता है, और अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो यूएस का कोई वही रह ही नहीं गया अस्तित्व। इंडिया का जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, इंडिया को सिर्फ नुकसान 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 हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंडिया का पर्सपेक्टिव था, इनफॉर्मल मीट का जो आपके पर्सपेक्टिव था, बेसिकली ये था कि जो रिलेशनशिप खराब हो चुकी है उसको वापस अच्छा किया जाए, उस पर एक नई पहल की जाए और रिलेशनशिप को और मजबूत किया जाए। इसीलिए देखिए इनफॉर्मल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी काफी आप कह सकते हो पर्सनली हैंडशेक, हग और ये सब देखिए इन सब के प्रतीक हैं। और इससे देखिए वर्ल्ड को भी एक मैसेज गया है कि इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो चुके हैं, और अब देखिए इसका कोई फायदा उठाने की नहीं सोचेगा। ठीक है, वरना देखिए जो भी इंडिया के शत्रु है ना, वो इन सब चीजों का फायदा उठाने की सोचते रहते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो वुहान में करी थी इनफॉर्मल मीटिंग नरेंद्र मोदी जी ने,
उसके बाद आपकी अभी सोची में करी है रशिया में। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, ये जो इस टाइप की इनफॉर्मल मीटिंग होती है ना, ये स्टेरियोटाइप को खत्म करने के लिए भी काम में आती है। देखिए आज तक पहले किसी ने नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरा वर्ल्ड इसको एक अलग तरीके से देखता है। अब एक छोटी सी बात सोचिए, इनफॉर्मल मीटिंग कौन करेगा? दो दोस्त ही आपस में इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं, आप किसी स्ट्रेंजर से तो इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे नहीं। तो एक प्रतीक है पूरे वर्ल्ड के लिए कि इंडिया का चाइना से रिलेशनशिप सुधर रहा है, इंडिया का रशिया से रिलेशनशिप सुधर रहा है। और अभी देखिए 1-2 महीने में तो वापस मिलने वाले हैं ये लोग। अभी देखिए दोस्तों, एससीओ की जो आपकी समिट है कुंडिगो में, इसके बाद ब्रिक्स की समिट होने वाली है जोहान्सबर्ग में, तो यहाँ पे भी ये लोग आपस में मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छी पहल है इंडिया की, और इसको देखा जाए तो आप अगर इसको देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक एक्ट के बारे में बात हुई थी, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्टरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, कैट्सा। तो आखिर में ये है क्या? तो इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये एक एक्ट है, यूएस स्टेट फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शन ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। बेसिकली देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, मैंने आपको वहां पहले ही बता दिया, फिर बता देता हूँ। बेसिकली इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे यूएस है ना, सब पे सैंक्शन लगा देता है कि इन कंट्री से आप सामान नहीं खरीद सकते हो। अब अगर आप यूएस के बहुत सगे हो गए, यूएस के बहुत करीबी हो गए, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी, वरना फिर आपसे नाराज हो जाएंगे। तो अब यहीं पे देखिए रशिया के मन में ये बात हो सकती थी कि इंडिया कहीं यूएस की बात मान के हमसे ट्रेड बंद ना कर दे, हमसे सामान लेना बंद ना कर दे। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे इनफॉर्मल टाई करके ये बात तो बिल्कुल साबित कर दी है, सबके सामने रख दी है कि उनको इन सब चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बेसिकली इसके पीछे भी रीजन ये है कि अब देखिए यूएस से हमारी रिलेशनशिप खराब हो रही है, तब हम वापस रशिया से अच्छी करना चाहते हैं। और रशिया से अच्छी थी, लेकिन यूएस के ज्यादा जितना पास जाओगे रशिया से, अपने आप ही दूर चले जाओगे, क्योंकि रशिया और यूएस की तो बनती है नहीं। तो मेन जो चीज है देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए तो बिल वाज पास ड्यूरिंग 155th कांग्रेस, 98-2 से जीते थे, मतलब जो ये बिल पास हुआ था। तो इन सबसे मतलब नहीं, मेन जो है कि आपका जो एक्ट है ये है क्या, और इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हमारी अगली यहाँ पे एडिटोरियल है, देखिए दोस्तों, जो ये पर्टिकुलर आपका एडिटोरियल है, यहाँ पे ये डिस्कशन, इसमें ये चीज हो रही है कि जो देखिए डाटा सेफ्टी, डाटा प्रोटेक्शन लॉ होते हैं इंडिया में, जो आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो इंडिया इस पे लॉ बनाने वाला है, ड्राफ्ट करने वाला है, तो ये इसको कहाँ से थोड़ा सा मतलब इसको ले, देखिए यूएस का इसमें अलग पर्सपेक्टिव है, आपका जो यूरोपियन कंट्रीज है इसका कुछ अलग मतलब आपके सबसे पर्सपेक्टिव है। बेसिकली देखिए इसको एक एग्जांपल से इन्होंने स्टार्टिंग में बोला है कि एक फुटबॉल होती है, देखिए जो आपका यूएस है वहां पे फुटबॉल कुछ अलग होती है, और यहाँ पे जो आपका यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे फुटबॉल गेम दूसरा होता है, जबकि नाम सेम होता है। तो पर्सपेक्टिव आप यहाँ से इसको देख के देखिए कि जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है ये काम तो सेम करता है, लेकिन इसके जो लगाने के एप्लीकेबल करने की, इंप्लीमेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे यूरोपियन जनरल जीडीपीआर करके यहाँ पे एक लॉ है, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है, जो 25 मई से 2018 से, मतलब ये आज के दिन से आप लोगों के लिए मतलब परमानेंटली वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, इफेक्ट ऑन 25 मई 2018। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों मेन जो चीज है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो यूएस का लॉ है और एज वेल एज यूरोप का लॉ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इंडिया कौन सा लॉ एप्लीकेबल इस पे करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बेसिकली पहले अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। देखिए अमेरिका में बहुत ही फेमस एक केस था, कारपेंटर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट। अब केस का मतलब देखिए क्या होता है दोस्तों, जो आगे लिखा होता है ना, इसका मतलब इसने केस किया हुआ है, और ये जो पीछे नाम लिखा होता है इसका मतलब होता है कि ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है, उसके खिलाफ केस हुआ, ये प्लेंटिफ कहलाता है या डिफेंडेंट कहलाता है। ठीक है, तो कारपेंटर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट में देखिए दोस्तों एक बात हुई थी, ये हुई थी कि जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है, वहां की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसने फैसला दे दिया था कि अगर आपने अपना प्राइवेट डाटा किसी को जान के दिया है, तो उसके बाद आपका जो भी प्राइवेसी ब्रीच होगी, आप उसके लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी गलती है कि आपने अपना डाटा किसी को दिया। बेसिकली इसका एग्जांपल यहाँ पे आप अगर इंडिया के हिसाब से लें, तो अगर ये बात एप्लीकेबल कर दो आप इंडिया पे, तो जैसे आप सिम लेने गए हो, आपने अपना आधार कार्ड दे दिया, अब भाई आपका सिम वाले ने इधर उधर आधार कार्ड बांट दिया, तो इसके हिसाब से तो फिर आप उसके खिलाफ केस ही नहीं कर सकते हो कि यार तूने मेरा आधार कार्ड क्यों इधर उधर किया। ठीक है, पर इंडिया ने ऐसा नहीं किया था। इंडिया में केस आया था कुछ दिनों बाद, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार वर्सेस कैनरा बैंक। तो यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि इंडिया में ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप किसी को देते हो, स्टिल आपकी प्राइवेसी का आप पे राइट है, डाटा प्रोटेक्शन का आप पे राइट है। तो देखिए अभी जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी का राइट दिया है 21 आर्टिकल के अंदर, तो एवरीवन हैज राइट टू प्राइवेसी। तो मेन जो चीज है देखिए दोस्तों यहाँ पे ये है कि इंडिया में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है जो यूएस में थी। और देखिए दोस्तों सीधी बात है यार, कठिन लॉ की तो इसके लिए जरूरत है ही। अभी आप सभी ने फेसबुक का मामला देखा है, फेसबुक का जो डाटा लीक हुआ है उसके थ्रू कितने लोगों का डाटा लीक हो चुका है, और हम लोग इतना विश्वास करते हैं, फेसबुक पे सब कुछ लिखते हैं, पता पड़ रहा है कि फेसबुक ने हमारा सारा डाटा लीक हो गया है फेसबुक के थ्रू। तो ऐसी चीजों के लिए देखिए लॉ तो होने चाहिए, और वो तगड़े लॉ होने चाहिए, कठिन लॉ होने चाहिए, जिससे कि लोगों को डर लगे ये सब चीज करने से।
और मेन देखिए तो यूएस में तो हालत ही आप देख सकते हैं, फेसबुक का तो अभी हुआ ये यूएस में, बेसिकली हेड था वहां पे यूएस में ही हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप जीडीपीआर के बारे में देखेंगे तो काफी ये हमारी सिचुएशन से मैच खाता है। इसमें राइट टू प्राइवेसी की बिल्कुल बात हुई है, और काफी इसके जो लॉज हैं जो इंडिया के लिए इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं बहुत ही बेटर हैं। ये देखिए बिल्कुल जो हमारा पुट्टास्वामी केस था, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को अंडर आर्टिकल 21 वो कर दिया है, आपका फंडामेंटल राइट बता दिया है। तो बेसिकली ये जो हमारा ये सब कहता है वही चीज जीडीपीआर के अंदर भी सारे क्लॉजेस लिखे हुए हैं। तो बेसिकली जीडीपीआर काफी हद तक हमारे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, इंडिया के लिए सूटेबल है। पर देखिए अब जहां आपके कोई बेनिफिट होते हैं वहां उसका कुछ नुकसान भी होता है। और जीडीपीआर देखिए कुछ ओवर आपको एक्सरसाइज करने का पावर दे देता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, एक केस था गिरीश देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो बेसिकली देखिए इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि कोई भी आम इंसान किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आप कह सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न आराम से इंटरनेट पे देख सकता है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि आपने चलिए लोगों के लिए तो अच्छा कर दिया, लेकिन उसका राइट का क्या, जो इंसान वहां पे जॉब करता है या फिर जिसका ये इनकम टैक्स रिटर्न देखा जा रहा है, और अगर वो उसमें कल्प्रिट पाया तो गवर्नमेंट कितनी इसके लिए आंसरेबल हो जाएगी। तो मेन ये चीजें देखिए, इसका फायदा है तो इसका नुकसान भी है। और देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट जितने भी हैं, आप अपने आंसर में बैलेंस अप्रोच रखा करिए। कभी बहुत पॉजिटिव मत जाइए, कभी बहुत नेगेटिव मत जाइए, अपना आंसर हमेशा बैलेंस अप्रोच पे रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों सिस्टमेटिक केयरफुली। अब बात क्या है कि इंडिया के लिए हमें अब देखिए दोनों जगह से सोच के समझ के लेना होगा, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन ना यूएस जैसी है, ना हमारी सिचुएशन यूरोपियन कंट्रीज की जैसी है। तो हमें यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से सोचना होगा कि हमारे लिए बेटर क्या है। और बेसिकली हमें इंडिया मतलब हमें यूएस एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज दोनों से ही मिक्सअप करके मैटर बनाना होगा, कुछ इंप्लीमेंट अपने हिसाब से करने होंगे, तब जाके हमारा एक अच्छा कोड डाटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी जो अगली एडिटोरियल है यहाँ पे वो है सेलर बी अवेयर। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा आर्टिकल है, ये पूरा एडिटोरियल है, बेसिकली ये होम बायर्स के लिए है। अब आप में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा होम बायर्स क्या है। देखिए दोस्तों, होम बायर्स और एक इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनमें अंतर क्या होता है। जैसे क्या होता है कि ये एक जमीन है, आपने मतलब एक जमीन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक्स नाम का बंदा है जो ठेकेदार है, वो यहाँ पे बिल्डिंग बनवा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक वाई नाम का आदमी है, एक जेड नाम का आदमी है। तो वाई इसमें देखिए 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है एक्स के साथ मिलके, कि जब ये फ्लैट बिकेंगे तो इसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें वाई को ही मिलेगा। ठीक है, पर जो जेड है वो यहाँ पे सिर्फ एक फ्लैट खरीद रहा है, जो नीचे वाला फ्लैट है, मान लो इसमें ग्राउंड फ्लोर का एक फ्लैट खरीद रहा है जो 2 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले क्या होता था, जो आपका बैंक्रप्सी कोड था, इसमें जो चेंज नहीं है, उससे पहले क्या होता था कि देखिए इसके भरपाई का तो जुगाड़ था कि अगर ये जैसे भाग गया पैसे लेके, तो इसके भरपाई के तो तरीके थे। लेकिन जिस बंदे ने सिर्फ वहां पे अपना फ्लैट खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए थे, मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, उसके भरपाई का पहले जो बैंक्रप्सी कोड था उसमें कोई भी तरीका ऐसा नहीं था जिससे क्या उसका भरपाई हो सके। पर जब चेंजेस आए हैं, यही होम बायर कहलाता है। देखिए यहाँ पे जेड जो है वो होम बायर है, उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए नहीं करी, उसने अपने घर को प्राप्त करने के लिए करी है, तो ये होम बायर कहलाते हैं। और बैंक्रप्सी कोड में देखिए द प्रपोज चेंज इन बैंक्रप्सी कोड मस्ट ट्रीट होम्स एज ए स्टेट अबव लेंडर्स, अ स्टेप अबव लेंडर। देखिए दोस्तों, अभी क्या था, जो होम बायर्स थे ना, उनके पास लॉ में कोई भी ऐसा वो नहीं था जिससे उनको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा था। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे या फिर केस करते थे, मतलब कोर्ट में, पहले नीचे कोर्ट में वो करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते थे। तो बेसिकली मतलब उनके पास एक ही ऑप्शन था, वो था कोर्ट। वो कोर्ट जाके अपने जो भी गुहार लगाते थे वो लगाते थे, उसके बाद जो कोर्ट उन्हें दे देती थी वो कंपनसेशन दे देती। ठीक है, पर अब देखिए जो अमेंडमेंट आ रहा है, इससे काफी बेनिफिट की चीज है और बहुत सही बात है। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप देखा जाए एक बार के, जैसे यहाँ पे जो वाई था और जो एक्स था, तो देखा जाए तो ये दोनों ही तो ओनर हैं। अगर एक्स भागा तो वाई भी तो उसके साथ गलती में भागा है, पर बेचारे जेड की क्या गलती जिसने वहां पे घर खरीदा था। तो पहले तो इसको ही आपको प्रेफर करना चाहिए, और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई कि होम बायर स्टेप टू अबव लैंडर्स। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एडिटोरियल दोस्तों यहाँ पे इस बारे में चर्चा करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पेज नंबर 9 पे कोई भी ऐसा खास आपका एडिटोरियल है नहीं। एक यहाँ पे हम ये वाला जरूर एडिटोरियल देखेंगे, ये वाला आर्टिकल देखेंगे, रिमेंबरिंग आजाद। देखिए दोस्तों, 22 फरवरी 1958 की बात है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑन एयर बोला था, आज हमारा मीर कारवान चला गया। बेसिकली देखिए इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ये हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनका नाम है आजाद, आप सभी को पता है, मौलाना आजाद। बेसिकली देखिए दोस्तों, जो एडिटोरियल है यहाँ पे, डिस्कशन यहाँ पे यही है कि जो इनके इथिक्स थे, इनकी पॉलिसीज थी, इनकी विचारधारा थे, आज की डेट में सब खत्म होते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब इंडिया का मतलब आप कह सकते पार्टीशन हो रहा था, उस टाइम पे भी ये सिर्फ इंडिया की डिमांड कर रहे थे और काफी दुखी थे कि इंडिया का पार्टीशन क्यों हो रहा है, जबकि बड़े बड़े लीडर्स जो आपके इवन जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। पर वहीं आपके जो आजाद थे, मौलाना आजाद थे, इनका यही कहना था कि इंडिया तो अखंड भारत होता था,
क्यों इसको अलग किया जा रहा है, इनके एंड तक हमेशा यही बात चली थी। यहाँ पे आप देखें तो दोस्तों जो मौलाना आजाद थे, यंगेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। इसके देखिए दोस्तों 1912 के अराउंड इनकी वीकली मैगजीन छपने लगी थी अल हिलल करके। अल हिलल आजाद ने उस टाइम से आप कह सकते हो जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें पार्टीशन किया और बहुत आगे बढ़कर आए। उसके बाद देखिए 1920 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, 1923 में प्रेसिडेंट बन गए उसके, और बेसिकली ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में ब्रिज का काम कर रहे थे, और कांग्रेस भी उनको एज ए आप कह सकते हो फेस ऑफ हिंदू और मुस्लिम के भाईचारा की तरह से यूज कर रही थी। फिर इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 1942 से 55 तक ये जेल गए थे। पर बेसिकली यहाँ पे देखिए दोस्तों जो पार्टीशन का टाइम था, जितने भी बड़े नेता थे आपके, चाहे जिन्ना को ले लीजिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, चाहे महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, सभी लोग यहाँ पे पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे थे। बट जो मौलाना आजाद जी थे, इनका सीधा एक ही चीज कहना था कि हम किसी के डर से क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारा इंडिया पूरा है, हम अखंड भारत हैं, हम फॉरेनर्स के, हम ब्रिटिशर्स के डर से हम क्यों पार्टीशन कर रहे हैं। और ये हमेशा से एंड तक इनका यही बात थी। लेकिन जो भी इनकी देखिए आप कह सकते हैं इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मौलाना आजाद लेजेसी सुपर एंटीटोड टू मेजोरिटियम छावनिज्म टू रैम्पेट करेंटली इट इज ऑल अबाउट फॉरगेटन टुडे। ठीक है, इट इज ऑल बट फॉरगेटन टुडे। बेसिकली देखिए जो भी इनकी विचारधाराएं थी आज की डेट में देखिए सब भूल चुके हैं। आप देखते हैं जहां देखो वहां लाइंचिंग होती है, यहाँ फिर मुस्लिम हिंदू को मारते हैं, हिंदू मुस्लिम्स को मारते हैं, या फिर रिलीजन के बेस पे कितना पार्टीशन हो चुका है। अल्लाह भी यहाँ पे देखिए कुछ कोई लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कोई लोग आसाम कह रहा है हमें अलग होना है। तो देखिए मतलब जो अखंडता की बात यहाँ पे पहले हमारे मौलाना आजाद जी कर रहे थे वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। मौलाना आजाद जी कर रहे थे, इनकी तरह बहुत सारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे सबकी यही बात थी। पर आज की डेट में देखिए सबकी विचारधारा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लोग बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। अब देखते हैं कब तक ये सब चीजें होती हैं, आज नहीं तो कल या तो इसको सही होना ही होगा, क्योंकि अगर ये चीज सही नहीं हुई तो हम कब तक इसको टालेंगे। एक ना एक दिन देखिएगा इंडिया में फिर तो बहुत बुरी लड़ाई वॉर छिड़ने वाला है। अगर अभी हमने इस समय है, हमें जितनी भी कम्युनल ताकतें हैं इनसे दूर रहना है, सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ना है, सबसे भाईचारा बना के रखना है और वापस ये सब विचारधाराएं लेके आनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए अफ्रीका में ना ब्लैक और व्हाइट में अंतर किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी में भी आप ले लो, छोटी जात या बड़ी जात में इंडिया में अंतर किया जाता है। आप एक चीज सोचो दोस्तों कि ये जो जात है ये क्या वो ऊपर से लेके आए थे? नहीं। या फिर जैसे जो अफ्रीका में लोग होते हैं काले क्यों होते हैं? क्योंकि वो सूरज के पास रहते हैं और वहां पे एक पर्टिकुलर केमिकल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एम से होता है, पर्टिकुलरली वो उनके शरीर में पाया जाता है, इस वजह से उनका कलर ब्लैक होता है। तो सेम द रीजन हमारे साथ है। यहाँ पे हम लोग पैदा होते हैं तो ऊपर से तो लेके आते नहीं है, यहाँ पे लोग बना देते हैं। उसके बाद आप उसके बेस पे यहाँ पे अगर पार्टीशन करोगे या फिर लोगों में डिफरेंशिएट करोगे कौन हिंदू कौन मुस्लिम, तो क्या होगा? इन दी एंड है तो सभी इंसान, सबके हाथ हैं सबके पैर हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इतनी सी चीज ध्यान रखनी है और आपस में भाईचारा बढ़ा के रखना है। कल के फ्यूचर आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोगों की क्या थिंकिंग रहेगी, उसी से आगे देश प्रगति करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं हमारा। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों जो पेज नंबर फर्स्ट है इसमें हम जो न्यूज देखेंगे वो देखेंगे ट्रम्प्स कॉल ऑफ समिट विद किम। देखिए बहुत बड़ी न्यूज है और फाइनली मैं रोज आपको न्यूज में आ ही रहा था कि चांसेज हैं और फाइनली देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो समिट होने वाली थी उनकी किम जोंग के साथ, नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ, वो खत्म हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बंद कर दिया है। इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए उनका भी नॉर्थ कोरिया का भी रवैया वैसा ही था, वो भी लोग अपनी तरफ से झुकने को तैयार नहीं थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा डिमांड किया था कि आप यहाँ पे डिन्यूक्लियराइजेशन करिए, पूरा डिन्यूक्लियराइजेशन करेंगे तो 12 जून की जो समिट होने वाली थी सिंगापुर में वो संपन्न होगी। पर इसमें नॉर्थ कोरिया ने कह दिया कि हम अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, हम पूरा तो पूरा नहीं कर सकते हैं। जबकि ये देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ने बहुत अच्छी पहल करी है, उन्होंने अपने न्यूक्लियर साइट डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। उसी के अंदर उन्होंने देखिए कल पूरे वर्ल्ड की प्रेस को बुलाया था, मीडिया को बुलाया था और उनके सामने उन्होंने ये चीज करा है। तो देखिए अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को भी थोड़ा झुकना चाहिए। अब आप ये तो नहीं कह सकते हो कि पूरे अब जितना भी आपके बम है वो सारे खत्म कर दिए जाएं। अगर ये सब कर दिया, यही सब छोड़ दिया जाता तो आज भी इंडिया जो हमारा पोखर में परमाणु बम बनाया गया था नहीं बना पाते। आपको पता है वो भी हमने छुप के बनाया था क्योंकि वर्ल्ड अलाउ नहीं करता है, पर जब बना लिया तो उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मेन चीज है देखिए हर कंट्री अपनी सेफ्टी चाहता है, तो थोड़ा तो यहाँ पे लिबरल होना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को भी। देखिए दोस्तों जब आप इसको पढ़ेंगे न्यूज को तो इसमें एक टर्म यूज हुआ है लीबियन पॉलिसी करके एक टर्म यूज हुआ है बहुत जगह पे। तो बेसिकली देखिए उसका मतलब दोस्तों इतना सही है कि जब इंडिया मतलब सॉरी जो आपका लीबियन कंट्री है यहाँ पे 2003 के आसपास यही सेम शर्त रखी थी यूएस ने कि आप अपना सारा परमाणु बम डिन्यूक्लियराइज करिए, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, वार्तालाप बढ़ाएंगे, सैंक्शन हटाएंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिया था। ठीक है, तो लीबियन पॉलिसी जो टर्म है वहां पे बार बार इसीलिए यूज हुई है। तो बेसिकली देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सीधा एक इसका देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि वर्ल्ड लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। और सीरियसली देखिए नॉर्थ कोरिया अपने आप में एक थ्रेट तो है ही, क्योंकि ये इतना परीक्षण करते हैं, ये भूकंप तो आता ही रहता है। साउथ कोरिया तो बिल्कुल परेशान है इससे। पर अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को भी थोड़ा सा देखिए यहाँ पे डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करनी थी, वो बिल्कुल
सख्त रवैया अपनाया उन्होंने कि पूरा डिन्यूक्लियराइज करो। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके पास कोई भी बम ना बचे, कोई भी हथियार ना बचे जिससे वो अपनी सेफ्टी कर सके। तो राइट टू डिफेंस तो सभी के पास है, तो थोड़ा बहुत तो छोड़ना चाहिए। देखिए इतनी अच्छी पहल करी है इन्होंने कि अपनी पूरी न्यूक्लियर साइट को पूरी मीडिया को बुला के उनके सामने इन्होंने डिस्ट्रक्ट करवाया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि फ्यूचर में मीटिंग हो सकती है, ऐसा नहीं कि मीटिंग नहीं होगी, ठीक है, पर कुछ अभी तो नहीं होगी, 12 तारीख को, ये बात कंफर्म है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 7 पे आपकी जो न्यूज है वो है क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च, ठीक है। अब चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया ने, और आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी जी ने, और अभी डच के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे इंडिया आए हुए हैं। नीदरलैंड डच एक ही चीज होती है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ये लॉन्च किया है क्लीन एयर इंडिया। बेसिकली देखिए दोस्तों, द क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन गेट इन द रिंग, अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप, द गवर्नमेंट ऑफ द नीदरलैंड, स्टार्टअप इंडिया एंड इंडस फॉर्म एन ऑनलाइन मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन डच बिजनेस, ठीक है। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि डच का हेल्प लेके इंडिया में जितने भी नए स्टार्टअप हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे क्लीन इंडिया के ऊपर काम किया जाएगा कि कैसे इंडिया को क्लीन किया जाए, कैसे इंडिया से पॉल्यूशन खत्म किया जाए। इसी के अंतर्गत देखिए दोस्तों, जो आपने देखा होगा कि अभी मतलब कुछ दिनों बाद आप स्टार्ट हो जाएंगे, जब पंजाब में, हरियाणा में जब फसल कटती है, उसके बाद दिल्ली में कितना पॉल्यूशन हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है पूरा। तो उसके पीछे जो रीजन है दोस्तों, वो ये है कि देखिए जब खेती हो जाती है, जब वो निकाल लेते हैं, जो पैडी स्ट्रॉ होता है उसको जला देते हैं सारे किसान। तो जब जलाते हैं उसकी वजह से जो बर्निंग होती है उससे काफी धुआं क्रिएट होता है और काफी नुकसान होता है, काफी पॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जब ठंड आने वाली होती है उसकी टाइम की बात है, तो यहाँ पे देखिए ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ऐसा एक सिस्टम लेके आएंगे जिससे जो पैडी स्ट्रॉ है उसको यूज करके कुछ बनाया जाए और उसको जलाने की जरूरत ना पड़े। तो काफी इन्हीं सब टाइप की बातें हुई हैं कि नीदरलैंड की हेल्प से यहाँ पे पॉल्यूशन खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल टू गेट ग्रांट्स फॉर बाइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम ये देखें, मैं आपको इससे पहले एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल में ही लॉन्च करी है, इसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। तो देखिए पुराना चल रहा है, लेकिन जो अभी स्कीम इन्होंने करी है वो सर्व शिक्षा स्कीम करी है, और ये कल की ही न्यूज है, सर्व शिक्षा स्कीम लेके आए हैं ये। इट इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फॉर प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे देखिए जो आपके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ध्यान रखिएगा कि ये किसके लिए है। तो ये प्री स्कूल से लेके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का है, 12th क्लास तक का, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो स्कीम है ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, मतलब पहले हमारे इसके मतलब कह सकते हो पेरेंट स्कीम्स आ चुकी हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो वाइल स्टेट्स वुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रायोरिटाइज देयर, आपको इस स्कीम के अंदर इन्होंने स्टेट को देखिए बजट देंगे, पैसे देंगे, बाकी स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी भी देंगे कि आप अपने हिसाब से इसको कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, किस फील्ड में करना है, वो कर सकते हैं। द स्कीम विल प्रोवाइड होलिस्टिक एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इट वुड हेल्प इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय फोकसिंग टीचर एंड टेक्नोलॉजी एंड टीचर्स को अच्छी क्वालिटी में रखने की बात हुई है, अच्छे टीचर्स लाने की बात हुई है, टेक्नोलॉजी स्कूलों में लाने की बात हुई है। एनुअल ग्रांट ऑफ 5,000 से 20,000 तक की बात हुई है फॉर लाइब्रेरीज इन द स्कूल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, जो यहाँ पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात हुई है कि देखिए सचिन तेंदुलकर जी जो थे राज्यसभा में एक बार स्पीच देने वाले थे कि यार स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाए, लेकिन वो दे नहीं पाया था, समय कम था। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि वो जो कंसर्न था उनका वो हमने पूरा कर दिया है। और देखिए इन्होंने हर स्कूलों में स्पोर्ट्स के लिए पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कोटा फिक्स कर दिया है कि इतने रुपए मिलेंगे, प्राइमरी जो वही प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक ये स्कीम एप्लीकेबल है, तो उन्हीं के लिए है ये। और देखिए द गवर्नमेंट विल गिव मनी टू ऑल 11.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। और 1 आवर कैन बी डिवोटेड टू स्पोर्ट्स डेली, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम फिक्स किया जाएगा। इसके अलावा इतने 11.5 लाख स्कूल जितने हैं सबको पैसे दिए जाएंगे। और कितने कितने दिए जाएंगे, देखिए एवरी प्राइमरी स्कूल विल रिसीव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट कॉस्ट ऑफ 5,000, अपर प्राइमरी स्कूल 10,000, और वहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका 25,000, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका जो इस न्यूज के अंदर था। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। 11 पे जो हमारा पेज नंबर है, जो न्यूज है वो है मोदी टू विजिट इंडोनेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया और सिंगापुर जाने वाले, इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो सिंगापुर है बेसिकली आपका आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स में, कनेक्टिविटी के स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिकली इन सब चीजों में काफी प्रोग्रेसिव है, काफी प्रोग्रेस कर चुका है। तो नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, बेसिकली वहां पे इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी उनकी। कब जाने वाले हैं, तो मई 29 से 2 जून के बीच में जाएंगे। और यहाँ पे एक अलग से एक चीज लिखी हुई, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंडिया इज इन टॉक्स टू अपग्रेड पोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, वही जो मैंने आपसे कहा था। इंडिया वुड सीन बी गेटिंग एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक पोर्ट ऑफ साबंग ऑन द स्टेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ भी एक्सेस मिल जाएगा स्ट्रेटेजिक पोर्ट ऑफ साबंग ऑन द स्टेट ऑफ मलाक्का। देखिए दोस्तों, कोई भी कंट्री किसी दूसरे के पोर्ट पे जो थोड़ा कंट्रोल चाहती है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे ये एक कंट्री हो गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया हो गई, इधर चाइना हो गई। अब मान लो कि मैंने मान लिया कि चलो सिंगापुर यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा, सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं,
यहाँ पे भी आपको कंट्रोल मिल जाएगा, तो आप अपनी एक दो शिप यहाँ पे पहुंचा दोगे, एक दो शिप यहाँ पे पहुंचा दोगे, जब कल को इनसे वॉर छिड़ेगा तो आप दोनों तरफ से अटैक कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है, चाइना तो यही कर रहा है। चाइना ने देखिए आपको पता है जितने भी इंडिया के चारों तरफ कंट्रीज है ना, सब तरफ अपने अपना जुगाड़ कर रहा है। जैसे श्रीलंका से उसने काफी अच्छे रिलेशनशिप बना लिए हैं और श्रीलंका पे वो पोर्ट बनाने की बात चल रही है। उधर पाकिस्तान तो उसका बिल्कुल भाई है ही है। तो चाइना ने तो देखिए अपना काम कर रखा है और इंडिया भी अब धीरे धीरे कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12 जो हमारी वर्ल्ड न्यूज होती है, तो वर्ल्ड लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी ट्रम्प, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, चाइना रिवर्ट्स यूएस सोनिक इंजरी क्लेम। देखिए दोस्तों बेसिकली हुआ क्या है कि अभी पहले तो कनाडा में कुछ दिन बहुत पहले की बात है, कनाडा में ऐसा एक सोनिक इंजरी अटैक हुआ था जिसमें आपके यूएस के जितने भी, सॉरी मैं गलत बोल गया, क्यूबा में हुआ था दोस्तों, क्यूबा में हुआ था, जिसमें कनाडा और यूएस के डिप्लोमेट्स को इंजरी हुई थी। पर्टिकुलरली एक साउंड आई थी और कहां से आई थी आज तक इस बारे का पता नहीं पड़ा है, वो काफी पहले की बात है। उसी के चलते अभी चाइना में भी जो यूएस के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बात बोली कि उन्हें सोनिक इंजरी के मतलब इफेक्ट फील हुए हैं, उन्हें लगा है कि ऐसा वापस हुआ है उनके साथ। और बेसिकली यहाँ पे जो आपका मतलब का है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारी अगली न्यूज रहेगी वो रहेगी MH17 मिसाइल ऑन ओन्ड बाय रशिया। आपकी जो MH17 मिसाइल है वो ओन्ड बाय रशिया, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ट्रम्प ब्लॉकिंग ऑफ ट्विटर यूजर्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए दोस्तों, यूएस कोर्ट ने ये घोषित किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ट्वीट करते हैं काफी चीजें, तो वो किसी किसी यूजर्स को ब्लॉक कर देते हैं जो उनसे बदतमीजी करता है। पर यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन ये कि आप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, आपका जो भी ट्विटर है ये एक पब्लिक डोमेन है और इसको आप किसी को रीच करने से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा MH17 मिसाइल ओन्ड बाय रशिया। तो देखिए दोस्तों 2014 में ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर से एक प्लेन को गिरा दिया गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि रिसर्च के द्वारा जो भी इन्होंने करा है, डच इन्वेस्टिगेटर जो हैं इन्होंने बात कही है कि जो ये मिसाइल जो यूज हुई थी वो MH17 जिसका नाम था वो रशिया की द्वारा, और कह सकते हैं रशिया ने उसको ओन करती है, रशिया की थी। तो बेसिकली यहाँ पे रशिया ने देखिए बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि ये यूक्रेन की चाल है हमें बदनाम करने की, हमारे खिलाफ साजिश है और ये यूक्रेन ने कराया था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, द मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट ऑन द बोइंग 77 वाज ब्लोन आउट ऑफ द स्काई ओवर कॉन्फ्लिक्ट जोन ईस्टर्न यूक्रेन ऑन जुलाई 17, 2014। और देखिए इसमें लगभग 298 पैसेंजर मर गए थे। तो बेसिकली देखिए जो डच यहाँ पे आप कह सकते हो जिन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया है, और इन्होंने रिसर्च इसलिए किया है, इन्वेस्टिगेशन इसलिए किया है कि जिसमें से मरे थे ना उसमें मोस्ट ऑफ द डच थे, नीदरलैंड के थे। तो बेसिकली यहाँ पे डच ने, नीदरलैंड ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें ये पाया है कि जो ये मिसाइल यूज हुई थी वो रशिया के द्वारा ओन करी जाती थी, ठीक है। पर रशिया ने सारे चार्जेस बेबुनियाद बताए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये चाल है यूक्रेन की हमें बदनाम करने की और इसमें यूक्रेन का ही हाथ था। इसके बाद देखिए दोस्तों, कल के क्वेश्चन का आंसर था बी, जिसने भी बी बताया था उसका आंसर सही था। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, विथ रेफरेंस ऑफ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। रिसेंटली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपके, कल परसों की न्यूज का मैंने न्यूज़पेपर से उठाया है। रिसेंटली 9th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन कोपेनहेगन, डेनमार्क, ठीक है। द forums have included partnership and collaboration between the private and government organization। और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आप कोई सा भी ऑप्शन जो आपको सही लगे आप चुन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ऐप होती है, उसको आप डाउनलोड करिए, उसके बाद नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे। उस पर देखिए हम सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पढ़ा है इसकी पीडीएफ के साथ साथ न्यूज़पेपर सुबह सुबह डाल देते हैं और यूपीएससी के जितनी भी बुक्स हैं उसकी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और साथ में मैं रेगुलर टच में रहता हूँ। देखिए क्या होता है कि यूट्यूब पे मैं आप लोगों से टच में नहीं रहता हूँ, लेकिन वहां मैं आपको तुरंत तुरंत कुछ भी अपडेट होती है कि कौन सी वीडियो आने वाली है, क्या आने वाला है, तो वो सब रेगुलर बताता रहता हूँ। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है बगल में उसको जरूर दबा लेना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे कि हमने वीडियो कब अपलोड करी है। फेसबुक पेज की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं माननीय प्रताप सिंह लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।